पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ये एक तरीके का एटम है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ये अनयूनिफॉर्म तरीके से एम्बेडेड है इसके, ये सब इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का मतलब ये क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे ना। और ये जो इसके अंदर सीड्स टाइप का कुछ दिख रहा है इसे इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये है, चलो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो समझ में आते हैं, न्यूट्रॉन का जरा देखिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को छोटी सी जगह में बिना एक दूसरे से मिले रोक के रखने वाला भी तो कोई होगा, नहीं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो मिल जाएंगे, मिलेंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो उसको रोक के रखने वाला भी कोई होना चाहिए ना, कोई होल्डिंग पावर होनी चाहिए। यहाँ पे अब मुझे बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को रोक के रखने वाला कौन सा है। ये बाहर का लेयर। आपने तरबूज खाया, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। वाटरमेलन अगर आपने कभी खाया हो तो आपको पता होगा वाटरमेलन में 3 पोर्शन होता है। एक तो रेड कलर का वो पोर्शन जिसे आप खाते, एक ब्लैक कलर की वो सीड जिसे आप फेंक देते, और एक उसका कवर जो ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से सीड और पल्प उसके अंदर इकट्ठा रहता है, शेप रहता है। तो यहाँ पे इसको शेप रखने के लिए जो लेयर है, इस लेयर को, इस आउटर लेयर को जे थॉमसन ने न्यूट्रॉन का नाम। उन्होंने कहा कि ये जो आउटर लेयर है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन इसको होल्ड करके रख रहा है, यानी कि ये चाहे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बाहर भाग सकते हैं, लेकिन ये इनको भागने नहीं दे रहा। ये हो गया आपका न्यूट्रॉन। तो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, और इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा। जे थॉमसन की बॉडी एटम ऐसा दिखता है। ये तो जे थॉमसन का मॉडल है। तो जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन एक कवर है और उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एम्बेडेड है। तो इनका मॉडल लिखेंगे, हेडिंग डालिए जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और उसमें वो सारे पॉइंट्स लिख डालिए। पहला atoms are solid sphere। दूसरा पॉइंट, atoms are positively charged sphere। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन dispersed in positive sphere ununiformly। And fourth point, न्यूट्रॉन act as covering material। of atom। ये पहला मॉडल था, जिस मॉडल को किसने दिया बेटा, जे थॉमसन ने। तो ये जे थॉमसन का मॉडल, लेकिन इनका ये मॉडल फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, देखो अभी तक हम लोगों ने पहला मॉडल पढ़ा था। इसके पहले जॉन डाल्टन ने जो मॉडल दिया था वो मॉडल नहीं था, वो एक थियरी था। उस थियरी के बेस पे हमने पहला मॉडल पढ़ा जिसको दिया है जे थॉमसन, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। अगला जो मॉडल है एटम का, उसे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोलेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल को पढ़ें, रदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल है ये कहाँ से आया। तो पहले ये समझना होगा कि अल्फा पार्टिकल आया कहाँ से, फिर उस अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराएंगे, फिर जाकर फिर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझेंगे। अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल को समझने से पहले एक और एलिमेंट है, इसको समझना चाहिए, जिसका नाम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हेडिंग डालेंगे
रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट, ध्यान से सुने, ऐसे एलिमेंट जो अपने अंदर से ऑटोमेटिकली छोटे छोटे 3 पार्टिकल अल्फा, बीटा और गामा इमिट करते हैं अपने आप, किसी से पूछे बगैर, खुद से ही अपने आप वो अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल इमिट करते हैं। और एक टाइम आता है कि वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। भाई अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल एनर्जी के फॉर्म में इमिट हो रहा है, तो जिसकी एनर्जी खत्म होती रहेगी तो अपने आप गायब हो जाएगा। आपसे को खाना ना दिया जाए, बोला जाए बस काम ही करो, काम ही करो, काम करते करते आप मर जाओगे, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहे हो। एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज होगी, आप एनर्जी आपको मिलेगा नहीं, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक टाइम आएगा पे हो जाओगे, निकल लो, ये होगा। तो सेम ऐसे ही पार्टिकल होता है, एक एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट के अंदर से अल्फा, बीटा और गामा 3 पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। लिखें, a special type of element, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट which release या emits अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स continuously। अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स called रेडियो एक्टिव पार्टिकल। called radioactive elements, and the phenomenon is called radioactivity, and the phenomenon is called radioactivity। यानी कि अगर आपके पास मैं इस तरीके से एलिमेंट रखता हूं, बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है, इसको रखने के लिए कांच का इस तरीके से लगभग 10 to 20 सेंटीमीटर थिकनेस वाला कांच का एक जार बनाया जाता है, एक कंटेनर तैयार किया जाता है और उसके अंदर इस एलिमेंट को रखा जाता है। उस एलिमेंट के अंदर से 3 पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अगर हमें ये पता करना है कि पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इसके लिए किसी भी पार्टिकल के नेचर को पता करने के लिए हमें बस कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और सामने एक स्क्रीन डाल दी, ये आपका एक स्क्रीन, ठीक है। फिर इसके अंदर से जो पार्टिकल मान लो निकला, एक पार्टिकल निकला होगा और वो पार्टिकल मान लो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो पहला जो पार्टिकल निकला वो पार्टिकल इस नेगेटिव चार्ज की तरफ घूम गया। अगर ये पार्टिकल इस नेगेटिव चार्ज की तरफ घूम रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज। और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दे दिया अल्फा पार्टिकल। एक पार्टिकल था जो निकला और कहाँ चला गया? पॉजिटिव चार्ज की तरफ घूम गया, इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा पार्टिकल, क्योंकि ये कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और एक पार्टिकल ऐसा था जो किसी भी तरफ नहीं घूमा, वो सीधे चला गया, हमने उसको नाम दे दिया गामा पार्टिकल। तो ये अल्फा, बीटा और गामा 3 पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, बीटा पार्टिकल्स हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा और गामा पार्टिकल्स हमेशा न्यूट्रल होगा। ये बस एनर्जी है, कोई पार्टिकल नहीं, ठीक। अल्फा पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। बीटा पार्टिकल कैसा है? नेगेटिव चार्ज। और गामा पार्टिकल कैसा है? न्यूट्रल।
अगर इन तीनों को आप ये पता करना चाहते हो कि इसमें पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब जानते हो, किसी चीज़ को छेद करके क्रॉस करके आगे बढ़ जाने की पावर पेनिट्रेटिंग पावर कहलाती है। तो अगर आप ये पता करना चाहते हो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल में किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, तो मैं आपको बस पेनिट्रेटिंग पावर यहाँ पे लिख दूंगा। पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा का और बीटा का अगर कंपेयर किया जाए तो अल्फा का पेनिट्रेटिंग पावर अगर मान लो x है तो बीटा का पेनिट्रेटिंग पावर हो जाएगा 1000 टाइम्स ऑफ x, यानी कि जितना पेनिट्रेटिंग पावर बीटा का है अल्फा का पेनिट्रेटिंग पावर उससे 1000 टाइम्स कम है। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे देखूं कि बीटा की जो पावर है तो 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा लिखूंगा, यस और नो? और जो गामा की पावर है बेटा, जो गामा की पावर है वो 10 टाइम्स ऑफ बीटा है, क्या हम लिखते हैं 10,000 टाइम्स ऑफ अल्फा, यस और नो? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो ये है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है छेद करके क्रॉस करके आगे बढ़ने की पावर। अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर अगर 1 है तो बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर होगा 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा और गामा की पेनिट्रेटिंग पावर होगा 10 टाइम्स ऑफ बीटा या 10,000 टाइम्स ऑफ अल्फा। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? गामा। और सबसे कम खतरनाक कौन है? अल्फा, क्योंकि अल्फा का पेनिट्रेटिंग पावर कम है। जिसका साइज हैवी होता है, जो ज़्यादा हैवी मास वाला होता है, उसका पेनिट्रेटिंग पावर उसमें कम है ना? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मार्कर से मैं आपको ऐसे मार दूँ, क्या आप मर जाओगे? नहीं, क्योंकि ये छेद करके गले को अंदर नहीं जाएगी। लेकिन मैं कहूँ इस पेन से अगर मैं आपको मारूँ, क्या आप मर जाओगे? और अगर मैं ऐसे मारूँ तो कौन ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा? पेन। क्यों? क्योंकि इसका साइज पतला है, यानी कि इसका सरफेस एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा तेजी से लगेगा। इसी तरीके से जिस पार्टिकल का साइज कम होता है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिस पार्टिकल का साइज ज़्यादा होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर अगर गामा का है तो गामा का पार्टिकल साइज बहुत कम होगा, और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा का, अल्फा का पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग अगले जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उन सारे एक्सपेरिमेंट में क्या यूज करने वाले हैं? अल्फा पार्टिकल यूज करने वाले हैं। इसको नोट करें, फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझें। तो अगली हेडिंग होगी रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। तो पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? अल्फा पार्टिकल चाहिए होगा, है ना? अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बात अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो मैं इसके लिए मैं यहाँ पे पहले ध्यान दें बेटा, एक गोल्ड का फॉइल रख देता हूँ। ये क्या है? गोल्ड फॉइल। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आखिर गोल्ड ही क्यों लिया रदरफोर्ड ने, जबकि चैडविक, याद है किसी ने, चैडविक ने भी ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के टाइम पे बताया था ना, चैडविक ने भी सेम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन उस टाइम पे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेरिलियम की रॉड ली थी। यहाँ पे जो रॉड लिया जा रहा है वो किस चीज़ का है? गोल्ड का। क्वेश्चन है कि आखिर गोल्ड का रॉड उन्होंने क्यों लिया? कोई और भी तो रॉड ले सकते थे। तो गोल्ड की रॉड उन्होंने इसलिए लिया, उसका रीजन था कि गोल्ड की मैलिएबल प्रॉपर्टी और डक्टाइल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, और उसको पीट पीट कर इतना पतला शीट बनाया जा सकता है जितना कि किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं बन सकता, किसी दूसरे मेटल का तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। अच्छा, इस हिसाब से अगर मैं इसको एक मिनट के लिए सोचूं, मैं बहुत पतली शीट इसका बना चुका हूँ और वो पतली शीट गोल्ड की हमारे पास तैयार है, और ये अब मैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ, यानी कि अल्फा पार्टिकल को मैं इसके पास ऐसे भेज रहा हूँ।
अच्छा, ये जो अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर जाएगा, अल्फा पार्टिकल दिखाई तो देगा नहीं, दिखाई तो देगा नहीं। इस बात को पता करने के लिए यहाँ पर ये जो मैंने बगल से एक बहुत बड़ा सा ऐसे आपको सी टाइप का एक प्लेट लगाया है, ये जिंक ZnS का कोटिंग किया हुआ है। इसके ZnS की कोटिंग से फायदा ये मिल जाएगा कि जब ये अल्फा पार्टिकल कहीं जाकर के टकराएगा तो एक लाइटिंग जनरेट होगी, और ये एक्सपेरिमेंट अंधेरे में किया जा रहा है। तो हमें देखो, हमारे अकॉर्डिंग जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो ये कहता है कि एटम कैसा होगा, सॉलिड। और अगर एटम सॉलिड है, ये इस एटम से ही मिलके बना है, तो ये भी सॉलिड होगा। और अगर ये सॉलिड होगा तो ये अल्फा पार्टिकल जाएंगे, टकराएंगे और नीचे गिर जाएंगे। यही तो होगा, कोई भी चीज़ जाएगा, टकराएगा, नीचे गिर जाएगी, फिर वो सॉलिड है। मैं इस मार्कर को यहाँ पे फेंकूंगा, ये जो दीवार है ये सॉलिड है, इससे टकरा के नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर ये खाली होता तो क्रॉस करके आगे निकल जाता। तो हमारे अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो सोचा वो क्या है कि ये एटम सॉलिड है, क्योंकि ये बात जे थॉमसन ने बता रखी है। तो जैसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा वो इससे टकराएगा और नीचे गिर जाएगा। लेकिन रिजल्ट कुछ और ही कह रहा था। रिजल्ट कह रहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस जो भी हमने सी टाइप का प्लेट लिया है, उस सी टाइप की प्लेट के हर एक कोने में लाइटें दिख रही थी, और सबसे ज़्यादा लाइटें तो इसके पीछे दिख रही थी, जो कि इम्पॉसिबल होना चाहिए क्योंकि ये तो सॉलिड है, और अगर सॉलिड है तो पीछे तो जा ही नहीं सकती लाइटें, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा लाइटें तो यहाँ पे पीछे दिख रही हैं। जब ये पार्टिकल जाता होगा, ZnS से टकराता होगा, टकराने के बाद एक लाइट निकलती होगी ना, उस लाइटनिंग को देख करके हम लोगों ने ये फिगर तैयार कर दी। ये तो एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि भाई साहब हो या ना हो, अगर ये अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहा है तो इसका मतलब ये जो एटम है वो एटम खाली होगा, क्योंकि अगर ये खाली नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल आगे जाता क्या? नहीं जाता। तो पहला कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि जो भी एटम होता होगा वो एटम पूरी तरीके से खाली होता होगा, और अगर ये पूरी तरीके से खाली है तो इस तरीके से वो पार्टिकल आगे बढ़ेगा। यस और नो? दूसरी प्रॉब्लम, अगर ये सीधे ही जाना था तो अगल बगल क्यों दिखाई दिया? इसका तो ये मतलब हुआ कि कुछ लाइटें, भाई ज़्यादातर लाइटें तो सीधी चली गई, ऐसा हुआ होगा, लेकिन कुछ लाइटें तो बेंट भी तो हुई हैं, क्योंकि अगर कोई लाइट बेंट नहीं होती तो भैया ये यहाँ पे लाइटें कैसे दिखाई देती? तो कुछ लाइटें बेंट हुई हैं। अब क्वेश्चन ये था कि कोई भी लाइट अल्फा पार्टिकल क्यों बेंट होगा? तो इसके एक ही रीजन है कि अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर पे कोई पॉजिटिव चीज होगी जिसके जितना ज़्यादा पास अल्फा पार्टिकल आ रहा है उतना ज़्यादा डेविएट आ रहा है। तो अल्फा पार्टिकल जितना ज़्यादा इसके पास आएगा उतना ज़्यादा डेविएट होता जाएगा। देखो, जितना ज़्यादा सेंटर के पास वो पार्टिकल जा रहा था उतना ही वो डेविएशन में क्रिएट हो रहा था। इसका मतलब कि सेंटर के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट है, और वो पॉजिटिव चार्ज आने वाले अल्फा पार्टिकल को दूर कर रहा है। अच्छा, कुछ अल्फा पार्टिकल, लगभग 13,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल वापस लौट के आया 190 डिग्री पे, सॉरी एक्चुअली 180 डिग्री पे। वो 180 डिग्री को वापस आ रहा है, इसका यही मतलब है कि उससे टकराया होगा और टकरा के वापस आ गया। अब अगर वो टकरा के वापस आ रहा है, अल्फा पार्टिकल अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्टिकल है, और जब वो टकरा के वापस आ रहा है, इसका मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर की पावर अल्फा पार्टिकल से तो कई गुना ज़्यादा होगी, और ये सॉलिड होगा, तभी तो कोई चीज़ टकरा के वापस आएगी ना। इन सारे पोर्शन से रदरफोर्ड ने एक फाइनल एटॉमिक मॉडल दिया। ये कंक्लूजन हो गया। इस कंक्लूजन से उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया था, लेकिन कंक्लूजन पहले लिख लेते हैं। क्या कंक्लूजन है? द लार्ज पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। लार्ज पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। सेकेंड, अ पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और बहुत ज़्यादा डेंस है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, एक पॉजिटिव चार्ज पोर्शन होगा इस एटम का, जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा डेंस है,
वो उस पूरे एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। उसी सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि सेंटर को मतलब किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर ऑफ द बॉडी। हिंदी में इसे नाभिक बोलते हैं। हमारी बॉडी का भी एक सेंटर, इसे हम नाभिक बोलते हैं, ठीक। तो नाभिक का मतलब होता है सेंटर ऑफ द बॉडी। तो किसी भी एटम का जो सेंटर होगा उसे हम न्यूक्लियस वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे एटम कंसिस्ट पॉजिटिव डेंस सॉलिड एट इट्स सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। अच्छा, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका यही मतलब है जितना भी पॉजिटिव पोर्शन है वो कहाँ पे होगा, वो इसी न्यूक्लियस के अंदर होगा। और जितना सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड मतलब न्यूट्रॉन, जितना भी सॉलिड पोर्शन वो भी इसके अंदर ही होगा। यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन called न्यूक्लियन। इसे हम न्यूक्लियन के नाम से जानेंगे। न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इनका कंक्लूजन था। जरा इसको अपनी कॉपी में नोट करें, फिर आगे इरेज कर रहा हूँ। Nucleus consists all proton and neutron called nucleons. ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है एटम का, वो ये कहता है, उनके अकॉर्डिंग एटम कैसा है बेटा, एक हॉलो इस तरीके से, स्फीयर जो है वो पूरी तरीके से खाली, जबकि जे थॉमसन ने कहा था कि ये पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है। या फिर आप कह सकते हो कि एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, एक सर्कुलर पाथ ऐसा। इसे हम न्यूक्लियर मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तरीके का अगर देखा जाए तो इस पूरे यूनिवर्स में, इसे प्लैनेटरी मॉडल का भी नाम दिया गया है, पूरे यूनिवर्स में सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट मूव करते हैं कंटिन्यूसली एक सर्कल में। तो ऐसा माना जाता है कि सन इस पूरे एटम का सेंटर है और उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट मूव करते हैं। ऐसे ही इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस इस एटम का सेंटर है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसका जो मॉडल होगा, पहला पॉइंट उन्होंने बताया, ऑल एटम्स consist nucleus at its center. Second point, nucleus consists all proton and neutron of the atom. The size of nucleus is
negligible as compared to size of atom, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू अगर 10 to -15 मीटर रखूं तो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 10 to the power -10 मीटर, where capital M is the radius of the atom and small r is the radius of the nucleus. And fourth point है electron revolves randomly around the nucleus. जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो एक रैंडमली न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा होगा एट अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। अब जरा इधर देखो, ये रहा न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा ऐसे। ये मॉडल एटम का सबसे पहले किसने दिया? रदरफोर्ड। लेकिन एक समस्या जो है वो आ गई। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव? और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है? क्या नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे? क्या करेंगे? और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक फोर्स इधर लगेगा, इससे हम कूलॉम्बिक फोर्स बोलेंगे, अट्रैक्शन होगा ना। तो अगर ये अट्रैक्शन हो रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इससे अट्रैक्ट हो गया, अपना पाथ बदल दे और पाथ बदल दे आकर के न्यूक्लियस में निकल जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इससे पूछा गया क्वेश्चन, पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि जब भी कभी, जरा ध्यान से देखें और बताएं, मेरे हाथ में एक गिलास है ना, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, सबको दिखाई देगा। अगर मैं इस गिलास को ऐसे पकड़ लूं और ऐसे करके इस हाथ को ऊपर लेके जाऊं तो क्या पानी गिर जाएगा? पक्का गिर जाएगा, सभी लोग से और 100%। लेकिन अगर मैं उसको एक वेलोसिटी दे दूं, एक स्पीड दे दूं, तो क्या अभी गिर रहा है? नहीं गिर रहा है ना? नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्या मैंने इसको पकड़ के रखा है? नहीं, बस वेलोसिटी की वजह से पानी नहीं गिरा। तो जो वेलोसिटी है जिसकी वजह से पानी नहीं गिरा, उस वेलोसिटी को हम एक फोर्स बोलते हैं। उस वेलोसिटी की वजह से सर्कुलर पाथ पे जब कोई चीज़ मूव करता है तो सेंटर से अवे एक फोर्स लगता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। यही रीजन है कि मौत का कुआं इसी के ऊपर करता है। गेम होता है मौत का कुआं, आपने मेले में देखा होगा। या जब भी कभी रोड बनाया जाता है तो आप देखेंगे जिस तरफ रोड मुड़ता है उस तरफ रोड को हल्का सा ढलान दे दिया जाता है, ताकि मुड़ते समय आपकी जो साइकिल है या बाइक है वो हल्का सा थोड़ा सा झुक जाए और जिसकी वजह से वेलोसिटी आपको दूर ना लेके जा पाए। अदरवाइज अगर आप सेम उसी स्पीड से जाएंगे या ऐसे ही जाएंगे बिना झुके तो आपको उठा करके बाहर फेंक देंगे, रोड के आप बाहर नजर आएंगे। इस वजह से इस वेलोसिटी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जो इस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो किसकी वजह से आई है? एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। मैं कह रहा हूँ कि इसकी स्पीड मान लो v है और इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ने जो अट्रैक्ट किया है वो फोर्स कितना है? Fc। Fc का मतलब कूलॉम्बिक चार्ज, ठीक है, कूलॉम्बिक फोर्स। और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर एक फोर्स होगा, इससे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वैल्यू होती है बेटा mv²/r। अब क्वेश्चन ये है कि दो फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे एक Fc काम कर रहा है और एक mv²/r काम कर रहा है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, Fc = mv²/r हो जाए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर आके गिरेगा? क्योंकि जब ये न्यूक्लियस के अंदर गिरने वाला होगा तो mv² उसको क्या कर देगा? दूर की तरफ लटका देगा, है ना। और मान लो कि ये बहुत ज़्यादा दूर लेके जाना चाह रहा है तो Fc इसको अपनी तरफ खींच लेगा,
दोनों फोर्स बराबर होने की वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर कभी नहीं गिरेगा और इस सर्कुलर पाथ पे कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा। सारी चीजें अच्छी खासी मस्त चल रही थी, कोई समस्या नहीं था। आप जरा मुझे कोई बताए कि Fc की वैल्यू क्या होती है। Fc का मतलब कूलम्बिक फोर्स क्या होता है। इसके लिए आप लोगों को क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बस उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। Fc = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ठीक है ना, ये Fc है यानी कि कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू। Q1 क्या है? Q1 क्या है? चार्ज। किसके ऊपर चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का। Q2 क्या है? चार्ज। किसके ऊपर चार्ज है? प्रोटॉन का। तो अगर मैं Q1 की वैल्यू कहूँ तो आप क्या कहेंगे? Q1 की वैल्यू जो होती है वो E होती है, यानी कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन E तो होता है, पहले तो बताया था। इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अच्छा, अगर मैं Q2 की वैल्यू की बात करूं यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, जरा बताओ। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितने का होगा? +E का। भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -E का होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा कितने का होगा? +E का। ये तो होगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, क्या ओवरऑल चार्ज पता चल जाएगा? बताओ, क्या कौन बता सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर बताता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? Z से। इसके पहले वाले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा। यानी कि Q2 की वैल्यू क्या होगी? Z × E। और Q1 की वैल्यू क्या होगी? -E। अगर ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करें बेटा, तो जरा मुझे बताओ, क्या मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ? क्या बनाऊंगा? 1/4πε0 × Q1 की जगह क्या लिखूं? -E मल्टीप्लाइड बाई ZE डिवाइडेड बाई r²। दिस इज इक्वल टू mv²/r। तो आपने कहा ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4πε0। मैं इसको कांस्टेंट लिख देता हूँ, के लिख देता हूँ, ठीक है। के इनटू यहाँ पे ZE² आ गया, यस और नो? माइनस साइन के साथ ZE² डिवाइड बाई r²। दिस इज इक्वल टू mv²/r। यस और नो? r ने r को मार दिया, क्या हो गया? mv²। दिस इज इक्वल टू -kZe²/r। क्या ये समझ में आ गया? इस वजह से आपको इतना तो समझ में आता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा। उसका रीजन ये है कि Fc = mv²/r है, यानी कि जितना कूलम्बिक फोर्स है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक और बात मैंने आपको बताया था ना, ये मान लो कि न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की वैल्यू r है और यहाँ से यहाँ तक कि एटम की वैल्यू कैपिटल R है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल r और कैपिटल R दोनों की वैल्यू लिखी है। जरा मुझे बताओ, स्मॉल r की वैल्यू कितनी लिखी? 10⁻⁻15 मीटर। और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? 10⁻10 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप क्या कहेंगे? 10⁻10 डिवाइडेड बाई 10⁻15 यानी कि 10⁻5, यानी कि कैपिटल R दिस इक्वल्स टू 10⁻5 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। ये बात समझ आ रही है? अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस, ये तो। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि एक फुटबॉल मैच है रहा है या फिर आप एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उस क्रिकेट मैच के पिच के ऊपर एक क्रिकेट बॉल रखी हुई है और आपको स्टेडियम के बाहर बैठा दिया जाए और बोला जाए क्या आप स्टेडियम के बाहर से उस क्रिकेट बॉल को देख पाओगे? नहीं ना। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि इस स्टेडियम के कंपेयर में वो क्रिकेट बॉल बहुत छोटा है। ये तो होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वो जो पोर्शन है, क्या पूछा? 10⁻+5। तो आपको पता है कि कितना छोटा, यानी कि क्रिकेट बॉल जो आपको दिख रहा है वो क्रिकेट बॉल स्टेडियम के सबसे कोने से बैठ करके आप देखेंगे, देख नहीं पाएंगे। ऐसे ही किसी भी न्यूक्लियस के, किसी भी एटम के अंदर बैठ करके आप जो उसका न्यूक्लियस देख लें वो आप देख नहीं पाओगे। आपकी बॉडी को अगर हम न्यूक्लियस माने तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन आपसे 64 किलोमीटर दूर पे दिखाई ऐसे टहल रहा होगा। 64 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन टहल रहा होगा आपकी बॉडी से।
तो क्या कोई मुझे बता सकता है 64 किलोमीटर से यहाँ पे बैठ के आप मुझे देख पाओ? नॉर्मली नहीं देख सकता। कोई देख सकता है क्या? इतना ज़्यादा छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा। अब फिर एक क्वेश्चन है कि इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हो कि रदरफोर्ड ने तो ये एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर कि एटम क्या होता है और कैसे दिखता होगा, फिर रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ? क्यों हमें ऐसा बोला जाता है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो फेल हो गया, फिर जाके बोर आए थे? इस बात को समझने के लिए ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप आगे डालेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसे अरेंज कर दूं? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, आओ समझिए। इसके लिए देखो सब कुछ अच्छा खासा चल रहा, मस्त, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से एक मैक्सवेल की थियरी थी वो सामने आ गई, मैक्सवेल्स रेडिएशन थियरी। मैक्सवेल की रेडिएशन थ्योरी ये कहती है कि जब भी कभी कोई भी चार्ज पार्टिकल रैंडम मोशन करता है, यानी कि एक्सेलरेट हो रहा है या डिसएक्सेलरेट हो रहा है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा। ध्यान दें क्या बोला मैंने, जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल रैंडम मोशन करेगा तो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन अगर वो न्यूट्रल है तो रिलीज नहीं करेगा। जैसे प्लैनेट्स, प्लैनेट चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, इस वजह से वो एनर्जी रिलीज नहीं करते। नहीं पता चला कि प्लैनेट भी एनर्जी रिलीज करने लगे और सब जाके सन में अंदर घुस जाए, ऐसा नहीं। तो लिखेंगे व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल moves at random it releases energy in the form of electromagnetic radiation, in the form of electromagnetic radiation। जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहा होगा तो अपनी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। और आप सबको पता है कि अगर मान लो न्यूक्लियस या चारों तरफ ऐसे घूम रहा होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन कर रहा है और चार्ज पार्टिकल है, तो क्या जब ये मूव करेगा तो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा या नहीं? बताओ। जब ये अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने की वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन तो भाई चार्ज तो वही है, तो कोलम्बिक फोर्स का अट्रैक्शन तो वही रहेगा, बस सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू कम हो जाएगी तो अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। उसका पाथ जो है वो पाथ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और पूरा का पूरा न्यूक्लियस तबाह हो जाएगा। क्या समझे? क्या ऐसा होता है कि एटम बना और तबाह हो गया?
मैक्सवेल के इस रेडिएशन थियरी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ये इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। It does not। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रॉन का अंदर चला जाएगा तो वही तो फिर बूम खत्म, सब कुछ खत्म, तो दुनिया तबाह हो जाएगी। हाँ, और इसीलिए तो he does not explain stability of atoms and he does not explain exact position of electron in atom। एटम के अंदर ना तो ये एग्जैक्ट पोजीशन बता पाए इलेक्ट्रॉनों का, और ना ही ये एटम की स्टेबिलिटी बता पाए। अब इस वजह से ये फेल हुए, और इनके फेल होने के बाद अगला जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था बोहर। लेकिन बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि आखिर ये फेल क्यों हुए थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो हमें पहले ये पता करना होगा कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है ना। जब एक बार हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अच्छे से समझ लेंगे तब जाके कहीं हम बोहर्स के एटॉमिक थियरी को अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, बोहर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आने से पहले हम एक बार वापस आइसोटोप्स, आइसोबार के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत? तो आज का लेक्चर यही तक, फिर मिलते हैं, बाय बाय।